ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तीतरी की ओर 1 अप्रैल के 9 बजे हम आगे के लिए रवाना हुए। हमारे और अभय सिंह के अतिरिक्त 4 नेपाली सवार साथी हुए, जिनमें सीकरचे के नेपाली फोटोग्राफर तेज रतन तथा उनकी तिब्बती स्त्री भी थी। जोट का नौकर भी घोड़े पर और खच्चरों की देखभाल के लिए एक आदमी था। पूरा काफिला था। तिब्बत तथा मध्य एशिया के और देशों में भी सवारी के घोड़ों पर खुर्जी में 15-20 सेर सामान लटकाने का इंतजाम रहता है, इसलिए खाने पीने की कितनी ही चीजें हमारी अपनी खुर्जियों में थी। सामान के लिए 2 गधे थे, जिन्हें जोटपुर का नौकर बेगार में जहाँ तहाँ ले लिया करता था। हमारा कच्चर बूढ़ा था और अभय सिंह को एक दुबला घोड़ा मिला था। खैर, हमें घोड़ दौड़ तो करनी नहीं थी और अभय सिंह को घुड़सवारी से पहले पहल वासा पड़ रहा था, इसलिए दुबला घोड़ा उनके लिए अच्छा नहीं था। एनम से आगे बढ़े तो रास्ते में सैकड़ों चमड़ियाँ नमक लादे एनम की ओर जाती दिखाई पड़ी। अप्रैल का महीना बीत रहा था, लेकिन अभी यहाँ जुताई का काम जरा जरा लगा था। तिब्बत के चारों तरफ के ऊंचे पहाड़, विशेषकर हिमालय, समुद्र से उठे बादलों को तिब्बत की ओर बढ़ने नहीं देते, जिसके कारण बर्फ और वर्षा दोनों ही वहाँ कम होती है। शायद इस वक्त हम 12,000 फुट के ऊपर चल रहे थे, लेकिन बर्फ आसपास की पहाड़ियों पर ही कहीं कहीं दिखलाई पड़ती थी। 1 बजे के करीब सके गुम्बा को पार कर 2 बजे हम 4-2 उमा गांव में पहुंचे। शायद 8-10 मील आए होंगे। जोर सर भी लहासा जा रहा था। वह भी अपने कई अनुचरों के साथ यहाँ पहुंचा। सारे गांव के नर नारी उसकी अगवानी के लिए गए। इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि जाट 2 ओम के किसानों के लिए जोर सर किसी राजा से कम नहीं था। लोगों को उसके खाने पीने, भेंट पूजा करने, उसके नौकरों और जानवरों को खिलाने पिलाने में अपना तन बेचकर इंतजाम करना पड़ा। कितना दुस्साह शासन उस समय तिब्बत में रहा, यह कहने की बात नहीं है। हाल में 23 नवंबर को लहासा से लिखित चिट्ठी मुझे 4 दिसंबर को मसूरी में मिली। उसमें लिखा है, चीनी लोगों के लहासा पहुंचने से पहले तक मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों कम्युनिस्टों से बहुत आशा किए हुए थे, लेकिन चीनी लोग बड़ी संख्या में आने लगे और खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी होने लगी। अब तो वह बहुत निराश हुए और चीनियों को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। कूटा लोग तो चीनियों से घृणा कर रहे हैं, लेकिन लाचार होकर चुपचाप बैठे हैं। कूटा लोग भला क्यों चीनियों के आने तथा नवीन तिब्बत के आविर्भाव को अच्छी आंखों से देखेंगे। कहाँ सारे तिब्बत के लोगों को लूट मार कर मौज उड़ाना, और कहाँ अब नए शासन में उनका चारों ओर से रास्ता रुका होना। जोर सर की यात्रा को देखने से ही हमें मालूम हो रहा था कि इनका शासन अत्यंत आशाही ही नहीं है, बल्कि कूटा कितना दोनों हाथ से जनसाधारण का शोषण कर रहे हैं। जोट को अपने घोड़ों खच्चरों के लिए घास चारा पर भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से वह बेगार में जितने चाहें उतने घोड़े, गधे या चमड़ियाँ ले सकते थे। यह मौज भला अब कहाँ मिलने वाली है। लेकिन आज से 16 वर्ष पहले 1936 में जोट सर और उसके भाई बंधुओं को क्या मालूम था कि आगे क्या आने वाला है। 29 अप्रैल को भोजन कर 10 बजे रवाना हुए। शायद हमारे घोड़े भी बेगार के थे, इसलिए उन्हें बदलते रहना पड़ता था। उस दिन तक अभय सिंह की जरा हिम्मत भी खुल गई और वह घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए। घोड़े वाला बहुत नाराज होने लगा। खैरियत यही हुई कि उसने गाली गलौज नहीं की। नेपाली व्यापारियों को तिब्बती लोग साधारण बनियों की तरह कायर समझते हैं, इसलिए 2 गाली दे देना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन हम रात को थोलूगढ़ में थोंदला डांडे से कितने ही मील पहले ही रात के लिए ठहर गए। ऊंचाई 14-15 हजार फुट होगी। सर्दी तो काफ़ी होनी ही चाहिए। अभय सिंह जी नींद न आने की शिकायत कर रहे थे और इससे पहले से दर्द भी हो चुका था। अधिक ऊंचाई पर कमजोर हृदय वालों के लिए प्राणों का खतरा होता है। कुछ चिंता होने लगी है, लेकिन यह जानकर धैर्य हुआ कि उनके हृदय को सांस लेने में कोई कष्ट नहीं है। 30 अप्रैल को सूर्योदय के साथ साथ हम आगे के लिए रवाना हुए। 8:30 बजे एक जगह चाय पीने के लिए रुके और 12 बजे ठुंडला के ऊपर पहुंचे। भारत से तिब्बत की ओर जाने वाले हिमालय के जितने बड़े बड़े डांडे हैं, उनमें से यह एक और बहुत ऊंचा है। 17,000 फुट के करीब ऊंचा होगा। डांडे के पास जितने ही पहुंचते जाते थे, उतने ही खड्डा में सफ़ेद बर्फ अधिक फूली सी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसा कि पहले कहा, वर्षा बादल के कम आने के कारण रास्ते में बहुत बर्फ नहीं थी। डांडा पार करके हल्की उतराई उतरते हुए कोई 5 घंटे में हमें लंडोरकर पहुंचे। अभय सिंह जी यहाँ न्याय आचार से वैद्य आचार बन गए। इधर कोई अस्पताल या चिकित्सा का इंतजाम सरकार की ओर से नहीं है, इसलिए बीमार लोग आते जाते लोगों से ही अपनी चिकित्सा कराते हैं। घर के मालिक को आसक की बीमारी थी। अभय सिंह जी ने उनको कोई दवाई दे दी। किसी को सिर दर्द था, उसे भी दवाई दे दी, यानी कानिच, मुलानी, येन केनापी पेशियत।
यस्य कश्यपि तदत्वं यद्वा तद्वा भविष्यति। खैर, अभय सिंह जी कोई खतरे की दवाई नहीं दे रहे थे। लंडोरकर और तीदरी में हमें 12-13 हजार फुट से नीचे थे, लेकिन यहाँ गर्मी मालूम हो रही थी, यद्यपि वह मई के अनुरूप नहीं थी। 7 बजे चाय पीकर हम फिर रवाना हुए। जोटपूर्ण साहब का साथ था, इसलिए उनके अनुसार ही हमें भी रुकना पड़ता था। 10:30 बजे 3 घंटा चलकर कम टिंडरी पहुंच गए। टिंडरी नेपाल तिब्बत वाणिज्य पथ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक केंद्र है नहीं था कहना चाहिए, क्योंकि कलीफोड़ा लहासा का रास्ता खुल जाने पर इस वाणिज्य पथ का उतना महत्व नहीं रहा, जिसके कारण अब टिंडरी की रौनक जाती रही। टिंडरी का अर्थ है समाधि पर्वत। यहाँ एक 50 वर्ग मील का खूब विस्तृत मैदान है, जिसके एक कोने पर, किंतु पर्वतमाला से हटकर, एक छोटी पहाड़ी है। इसका ही नाम टिंडरी है। पहाड़ी के ऊपर जोड़ है, जहाँ पर इसके इलाके का जोटपूर्ण रहता है। बस्ती पहाड़ी के एक तरफ है, जिसके पास से रास्ता जाता है। जोटपूर्ण को अपने भाई जोटपूर्ण से मिलना जुलना था, इसलिए वह यहीं ठहर गए। उनके ठहरने पर हमें भी ठहरना जरूरी था, क्योंकि बिगार के घोड़ों को ही हमें किराए पर दिया गया था। लंडोरका और टिंडरी दोनों ही भारत से तिब्बत आने वाले पुराने रास्ते पर है, इसलिए यहाँ पुराने अवशेष होने ही चाहिए। लंडोरका के मंदिर में भारतीय सिद्ध पद्मासद गैस अपने भारत और तिब्बत की अनेक यात्राओं में ठहरा था। वहाँ के मंदिर में उसकी मूर्ति मौजूद है, यद्यपि मठ अच्छी हालत में नहीं है। टिंडरी भी अपने विहार के लिए कोई प्रसिद्धि नहीं रखता। तिब्बत की कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा भाग विहारों और सामंतों की जागीरों में बटा हुआ है। सीधी सरकार की जमीन बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ सरकार अपने जागीरदारों से नकद और जीन्स के रूप में भू कर लेती है, तथा जागीर की बड़ाई चुड़ाई के अनुसार जागीरदारों को आवश्यकता पड़ने पर अपने यहाँ से सेना के लिए जवान देना पड़ता है। वर्तमान शताब्दी के आरंभ तक तो उन्हें गोली बारूद भी देनी पड़ती थी, लेकिन अब पुराने हथियारों के बेकार होने के कारण वह उन्हें देना नहीं पड़ता। टिंडरी के पास ही एक बड़े विहार का शिका है। शिका का मतलब है जागीरदार की अपनी जीरात या सिर। अपने सिकों में मत अपना कोई एक होशियार कारिंदा बिच्छू भेज देता है, जो सारा इंतजाम करता है। पहली यात्रा में यहाँ के ऐसे ही एक शिका में हम एक कारिंदा के यहाँ मेहमान हुए थे। अभी ताजा मांस का मौसम नहीं आया था। जाड़ों के आरंभ होने पर घास चारे की कमी के कारण पशु दुर्लभ होने लगते हैं, इसलिए कई महीनों के लिए मांस को जाड़ा आरंभ होने से पहले ही पशुओं को मारकर रख लिया जाता है। जाड़े भर में भेड़ या याक ज्यादा सूख जाते हैं, इसलिए उनको मारना घाटे का सौदा है। फिर इसके बाद तिब्बती पाचांग का चौथा महीना शाका दावा आ जाता है, जो बुद्ध के जन्म, निर्माण और बुद्धत्व प्राप्ति का महीना है होने के कारण बहुत पुनीत माना जाता है, इसलिए उस समय प्राणी हिंसा करना बहुत बुरा समझा जाता है। उसके बाद से फिर ताज़ा मांस मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार आजकल सूखा मांस ही मिलता था। तिब्बत में 100% लोग मांसाहारी हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वहाँ मांस सुलभ है। बड़े घरों में सूखा मांस हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि किसी मेहमान की खातिरदारी के लिए मांस आवश्यक चीज है। सूखा होने पर उसे पकाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। उसके एक बड़े टुकड़े एक ऊंचे पांव की तस्तरी पर रखकर नमक और चाकू के साथ मेहमान के सामने रख दिए जाते हैं। इसके साथ उस छोटी चौकी पर लकड़ी के सुंदर सूतदान में सूत और सुंदरी चीनी प्याला चाय के लिए रखा जाता है। टिंडरी जैसे स्थानों में मांस का मिलना उतना कठिन नहीं है, लेकिन मांस खाना और मांस पकाने जैसा एक चीज नहीं है। उसी तरह मांस काटने की भी कला है। जैसे छुरी कांटे के पकड़ने का एक मान्य नियम है, उसी तरह मांस काटने के लिए इन देशों में लंबा तजर्बे के आधार पर कुछ नियम बना लिए गए हैं, जिनके अनुसरण न करने पर लोग आपको अनाड़ी समझकर मन से हंसेंगे, जिसका अर्थ है कि आप अभद्र भी हैं। साथ ही डर है कि आप अपने आप को कहीं काट ना लें। उस दिन मांसोदान के लिए मांस काटने का काम अभय सिंह ने ले लिया था। वह अपना अंगूठा काट बैठे। बाएं हाथ में मांस खंड लेकर दाहिने हाथ में चाकू पकड़कर काटते वक्त चाकू की धार अपनी ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर रखनी चाहिए। यह भी एक शिष्टाचार है। सारा दिन टिंडरी के मैदानों को देखने, लोगों से बातचीत करने में गुजरा, जिसको हम सत्संग और संलाप कहते हैं। उसका मौका तिब्बत में बहुत कम जगहों पर मिलता है। तिब्बती लोगों से घनिष्ठता पैदा करने के साधन है शराब और गाना। यदि कोई विद्या प्रेमी या विद्वान हो, उसे संलाप द्वारा भी समीपता पैदा की जा सकती है। पहले साधनों से हम वंचित थे। मैदान में इस समय अभी पीली पीली घास दिखाई पड़ती है थी। दूर से देखने पर मालूम होता था कि घास मखमल की तरह बिछी है, परंतु नजदीक जाने पर हाथ हाथ भर घास, कहीं कहीं तो 5-5 हाथ के अंतर में खड़ी थी।
वर्षा के दिनों में सारा मैदान हरा भरा मालूम होता होगा, इसमें संदेह नहीं। पिछली यात्रा में जब मैं इधर से ऊपर जा रहा था तो यहाँ जंगली गधों के झुंड चरते दिखाई पड़े थे, लेकिन इस वक्त वह यहाँ नहीं थे। भूमि में जहाँ तहाँ स्वतः पानी निकल रहा था। अक्टूबर के महीने में ही ऐसा कितनी जगहों पर देखा जा सकता है। इस मैदान में वैसे खेतों को 10 गुना 20 गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेपाल की तरह यहाँ जन वृद्धि की समस्या नहीं है। यहाँ आसपास के पहाड़ों में वनस्पति के अभाव के कारण प्राकृतिक स्रोतों से खाद मिलने की संभावना नहीं है। आप उतनी ही भूमि में कोई चीज उगा सकते हैं जितने में गोबर या मेगनी डाल सकें। पानी का प्रबंध आसानी से हो सकता है।